हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एसिड बेस बैलेंस। सुना होगा नाम आपने, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कोलोसिस, है ना। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके कंपनसेटरी मैकेनिज्म की बॉडी जब ये हो जाता है तो बॉडी उसको सही कैसे करती है, कंपनसेट, है ना, एक रेंज के अंदर। ओके, तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चैप्टर खत्म होने के बाद आपको नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और रही बात यार वीडियोज़ की फ्रिक्वेंसी की, वीडियोज़ की फ्रिक्वेंसी ऐसी ही रहेगी यार, कुछ 3-4 या 2 दिन में एक वीडियो, क्योंकि मैं पहले स्टार्टिंग के जब मैंने स्टार्ट किया था 5-4 महीने मैंने लगातार वीडियो डाली। अब कंटेंट ऑलमोस्ट 90% पूरा हो गया है, ठीक है। अब आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से मैं काम करूँगा और धीरे धीरे कम अपना अपना काम, क्योंकि मेरा भी अपना एक कॉलेज लाइफ चल रही है एक तरीके से, इन द सेंस पढ़ाई मेरी भी 2nd-3rd ईयर है ना। तो वो सब कुछ तुम्हें देखना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ एक टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक नहीं पढ़ाया मैंने, आपको मुश्किल लग रहा है, आप मुझे बता दो, वरना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं तो पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। जब तक शायद थोड़ा लोग भी आ जाएंगे। अभी तो बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, डिसऑर्डर्स ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ओके, तो यहाँ मैंने क्या बोला, आप एक इक्वेशन देखो, हेज़ेल्बर्ग इक्वेशन जो आपने दी थी, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत काम आने वाली है। याद है आपको पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला था, पीएच इक्वल्स टू में पीके लॉग HCO3 नेगेटिव बाय H2CO3, मतलब कंसनट्रेशन दोनों की, ठीक है। आपको याद है, मतलब ये चीज़ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, एट फिजियोलॉजिकल पीएच, मैंने बताया हुआ आपको पहले लेक्चर में कि जो इसका रेशो होता है इस आयन का, है ना, और इसका कार्बोनिक एसिड का, जो नॉर्मल रेशो फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो नॉर्मल रेशो आता है वो 20:1 आता है, मतलब 20:1। मतलब अगर ये 20 है तो ये 1 है ना, अगर ये 1 है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, जो HCO3 नेगेटिव है ना, उसको मैं रेगुलेट करूंगा किडनी के लेवल पर, कम करूंगा, ज़्यादा करूंगा। कम कैसे करूंगा? एक्सक्रीट कर दूंगा, बॉडी से बाहर निकाल दूंगा। ज़्यादा कैसे करूंगा? रीअब्जॉर्ब कर लूंगा, ठीक है। लेकिन जो H2CO3 है, H2CO3 क्या है? कहीं ना कहीं ये प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, CO2 को दिखा रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 0.03 से करते थे हम लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं इसे कैसे रेगुलेट करेंगे हम? लंग्स के थ्रू रेगुलेट करेंगे, मतलब ज़्यादा सांस लेंगे, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि हमारी बॉडी में जो पीएच होगा उसको मैं रेगुलेट कैसे कर सकता हूँ, किडनी से या फिर लंग्स से। कैसे करेंगे मैं बताऊँगा, ठीक है। अभी ना यहाँ पे मैंने एक वैल्यूज़ लिख दी है, कुछ नॉर्मल वैल्यूज़, अभी इन पे ध्यान मत दो। अभी सिर्फ मैं कम या ज़्यादा बोलूँगा, नॉर्मल वैल्यू याद मत करो। नेक्स्ट लेक्चर हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, है ना, हम कुछ केसेस देखेंगे, आर्टेरियल गैस एनालिसिस करेंगे, है ना। तो उसमें आपको वैल्यूज़ अपने आप याद हो जाएंगी, जस्ट अभी देख लो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट किससे रेगुलेट हो रहा है? किडनी से, जो आयन वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपका लंग से रेगुलेट होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में, किसी की बॉडी में ये रेशो डिस्टर्ब हुआ, क्या रेशो? ये वाला रेशो डिस्टर्ब हुआ। अगर ये रेशो डिस्टर्ब होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रेशो डिस्टर्ब हुआ, तो मुझे बताओ पीएच से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, है ना, पीएच से फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है आपका क्या बोल रहे हैं, एनी अल्टरेशन प्रोड्यूस इन द रेशो बिटवीन इसके बीच में, उससे आपका एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा एंड लीड टू एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस। एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस, समझ में आ रहा है क्या? एसिडोसिस क्या हो जाएगा बताओ? पीएच आपका कम हो जाएगा। एल्कोलोसिस माने क्या होता है? पीएच आपका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका रेशो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। उसको भी सही भी करेंगे। तो मैंने क्या बोला, हमारे जो ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है, नॉर्मल रेंज जो होती है वो 7.35 से लेके 7.45 तक होती है। मतलब एवरेज निकाला मैंने, ब्लड पीएच कितना है? 7.4 बोल दिया मैंने, ठीक है। ये तो एकदम अच्छा पीएच है, ब्लड का एकदम अच्छा पीएच है, बॉडी एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब किसी वजह से एसिडोसिस हो गया, यानी पीएच 7.35 से कम हो गया, तो क्या बोलोगे? एसिडोसिस हो गया, है ना। और किसी का 7.45 से ज़्यादा हो गया, 8 तक, एल्कोलोसिस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 8 से ज़्यादा हो गया या फिर 6.8 से कम हो गया तो डेथ हो जाएगी। फिर वहाँ पे हमारी बॉडी उसको रेगुलेट नहीं कर पाएगी। अब पता नहीं किसके घर पे काम चलने लगा, मशीन की आवाज़ आ रही है, क्या करूँ मैं, है ना, रोक देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आवाज़ बंद हो गई थी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, अगर 8 से ज़्यादा पीएच हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी, और 6.8 से कम हो गया तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं क्या बोल रहा हूँ, पीएच अगर हल्का फुल्का चेंज होता है नॉर्मल से, तो बॉडी क्या कर लेगी? कंपनसेट कर लेगी और वापस से इसको ले आएगी, यहाँ पे वापस से इसको ले आएगी। लेकिन पीएच को ज़्यादा चेंज कर दोगे तो कुछ नहीं कर पाएगी बॉडी,
ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, हम क्या बोल रहे हैं आपसे, तो ठीक है ये बताया मैंने आपको। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब एक टर्म आती है एसिडोसिस। चलो आप कॉमन सेंस लगाना, आप ना ऐसा पीएच लिखा है ये फॉर्मूला, इसको ऐसे याद रखो, पीएच इज इक्वल्स टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3 नेगेटिव और H2CO3। मैंने वो पीके वाला हटा दिया लॉग वगैरह, क्योंकि मुझे उससे काम नहीं है ना अभी। ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे, अगर मैंने बोला एसिडोसिस, क्या बोला एसिडोसिस, एसिडोसिस मतलब क्या होता है आपका पीएच का कम होना, एसिड होना, पीएच कम होना। अब बताओ पीएच कम कब होगा, ये रेशो में पीएच कम कब होगा, पीएच कम कब होगा। यार आवाज़ बहुत हो रही है आज, चलो पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत मैं तेज़ बोलता हूँ, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे, एसिडोसिस में पीएच कम कब होगा, जब आपका HCO3 नेगेटिव कम होगा, है ना, ये कम हो या तो ये कम हो, जब भी तो कम होगा ये। ठीक है, तो डिक्रीज इन HCO3 नेगेटिव कंसंट्रेशन, तो उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक, क्योंकि किडनी के लेवल पर हो रहा है मेटाबॉलिक। बिकॉज मैंने बताया था ना, ये देखो ऊपर वाला कौन रेगुलेट करता है, किडनी। तो मैंने क्या बोला, एसिडोसिस में पहली कंडीशन कब कम हो सकता है, कब पीएच कम होगा, पहली कंडीशन ऊपर वाली वैल्यू कम कर दो तो कम हो जाएगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। या फिर नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दो, H2CO3 को बढ़ा दो, यानी कि CO2 का प्रेशर बढ़ा दो, बात तो एक ही है दोनों, है ना। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। समझ में आ रहा है क्या, आपका पीएच कांस्टेंट है, मेरी बात समझो, पीएच कांस्टेंट कर दे कम होना है, कम होने के दो रास्ते हैं, या तो इसे कम कर दो या इसे बढ़ा दो। तो एसिडोसिस हो जाएगा ऊपर वाला मेटाबॉलिक और नीचे वाला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ में आ रहा है क्या। ऐसे यहाँ पे समझो कि पीएच आपको बढ़ाना है, पीएच एक सेकेंड, है ना, पीएच आपको बढ़ाना है, बढ़ गया तो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, या तो HCO3 नेगेटिव कम हुआ हो, बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, है ना। तो क्या बोला मैंने, इंक्रीज इन HCO3 नेगेटिव कंसंट्रेशन, तो क्या बोला मेटाबॉलिक। समझ में आ रहा है क्या। बस आपको कुछ नहीं करना गाइज, आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, ये और ये इस तरीके का रेशो आप सारा कर ले जाओगे, मैं सब पढ़ा दूंगा इसी को लेके, ठीक है। और फिर क्या होगा, नीचे के लिखा है H2CO3, ये आपका कम हुआ होगा तभी तो बड़ा होगा, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। समझ में आ रहा है क्या। तो आपको पीएच कम करना है, पीएच बढ़ाना है, वो तो एसिडोसिस एल्कोलोसिस, उसके दो रास्ते हैं, एक मेटाबॉलिक रास्ता और एक रेस्पिरेटरी रास्ता, ठीक है। चलो चलो, अब मैंने क्या बोला कि अगर ये रेशो कितना होता है, आइडली रेशो होता है 20:1, 20:1 होता है। लेकिन अगर ये इस रेंज में चेंज होता है, मान लो 16:1 से लेके 25:1 तक चेंज होता है, मतलब वही बात है, पीएच की फॉर्म में मैंने ये लिख दिया, है ना, और ये रेशो की फॉर्म में लिख दिया, तो बॉडी कंपनसेट कर लेगी, खुशी खुशी आपकी बॉडी में अंदर ऐसा मैकेनिज्म है, पढ़ाऊंगा आगे चल के, अभी पढ़ा रहा हूँ, बॉडी कंपनसेट कर लेगी, कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा। बट अगर रेशो इसके अगर इससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया रेशो, तो बॉडी नहीं कर पाएगी, ठीक है। चलो डिस्कस करें कि करके, तो पहला डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एसिडोसिस माने क्या होता है बताओ, पीएच कम होना, पीएच कम करो, पीएच कम करो, है ना, पीएच कम करो। चलो फॉर्मूला क्या था, ये था, ये था, है ना। अब पीएच कम करा है मेटाबॉलिक, यानी कि ऊपर वाले में देखो, तो ऊपर वाला HCO3 नेगेटिव कम करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये कम हो तो ये भी कम होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा बताओ, डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट लेवल, HCO3 नेगेटिव का लेवल कम हो जाएगा, है ना, ये कम हो जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज देखो कहीं ना कहीं आपके कहना कहीं क्या बोल सकते हैं, एसिड ज़्यादा बन रहा है स्टारवेशन में और डायबिटीज़ मेलाइटिस में देखा था हम लोगों ने, आपका फैटी एसिड टूटता है, आपकी टोन बॉडीज़ वगैरह बनती हैं, है ना। एसिड आपने नाम सुना होगा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में और स्टारवेशन में कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका एसिड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं एसिड ज़्यादा बनेगा तो ये कम हो जाएगा बेस, ये बेस ही तो है। मान लो H पॉजिटिव ज़्यादा बन रहा है तो ये कंबाइन करेगा HCO3 नेगेटिव से और आगे बढ़ जाएगा, तो HCO3 नेगेटिव कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। मान लो रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन हो गया, यानी कि जो आपकी ये नेफ्रॉन है ना, ये नेफ्रॉन, ये PCD है, ये HCO3 नेगेटिव को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो कम हो गया, किडनी सारा यूरिन में निकल गया, सब यूरिन में निकल गया। सीवियर डायरिया हो गया, डायरिया में निकल गया सारा का सारा HCO3 नेगेटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या, ये कुछ कॉज बताए मैंने आपको कि आपका कुछ एसिड बना जिसने इसको बैलेंस आउट कर लिया, है ना, या फिर आपकी किडनी की ट्यूब्स खराब हो गई, है ना, किडनी की ट्यूब्स खराब हो गई तो इस वजह से हो गया कि वो रीअब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रहा तो सारा यूरिन में निकल गया, और डायरिया हो गया तो लॉस हो गया, ठीक है। तो इसके लिए बॉडी क्या करती है, अब आप खुद आंसर करोगे। देखो मैंने क्या बोला
कि पहले चलो इस सब कुछ छोड़ो, ये समझो कि मैंने 100/2 डिवाइड बाय 2 लिखा तो रेशो कितना आया, आप बोलोगे रेशो आया 50:1। कोई दिक्कत? अब मैंने बोला किसी वजह से मैंने इसको कर लिया, ऊपर वाले को 50 कर दिया, यानी कि ऊपर वाला कम हो गया, लेकिन रेशो को मुझे 50:1 करना है। तो मैं क्या करूं, नीचे वाले को भी कम कर दो, नीचे वाले को भी कम कर दो, देखो रेशो बराबर आ गया। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आया? मतलब कहने वाली बात इतनी सी है, अगर यहाँ पे समझो HCO3 नेगेटिव और नीचे क्या लिखा होता है H2CO3 और यहाँ pH, तो हुआ क्या है यहाँ पे, हुआ क्या है, हुआ यहाँ पे ये है कि HCO3 नेट कम हो गया, pH इसलिए कम हो गया, लेकिन इसको वापस से रेशो बराबर करना है, तो मैं इसको भी कम कर दूँ, इसको भी कम कर दूँ, बात बन जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे आप, H2CO3 और पार्ट्स मतलब कि जो CO2 है उसे कम कर देंगे, यानी कि जल्दी सांस लेंगे जल्दी तो CO2 जल्दी निकल जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो जाएगा, तो हाइपर वेंटिलेशन करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों करेंगे हाइपर वेंटिलेशन से आपका CO2 का लेवल कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू कम हो गई और ये तो ऑलरेडी कम थी, तो आपका pH वापस से नॉर्मल हो जाएगा। रेशो मैटर करता है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा खेल रेशो का है, रेशो मैटर करता है। अगर ऊपर वाला कम है तो नीचे वाला भी कम कर दो, अगर नीचे वाला कम है तो ऊपर वाला कम कर दो, अगर ऊपर वाला बढ़ा है तो नीचे वाला बढ़ा दो, अगर नीचे वाला बढ़ा है तो ऊपर वाला बढ़ा दो, इसे बोलते हैं कंपनसेटरी। अभी आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे चल तो रेशो मेंटेन होगा और बॉडी ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, वो क्या था बताओ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी, यानी रेशो में नीचे वाला देखना है, तो pH ये लिखा मैंने, और लिखते कैसे हैं pH को, HCO3 नेगेटिव और H2CO3, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी या नीचे वाला, तो pH कम हो गया, एसिड में क्या होता है pH कम हो गया, pH कम होगा तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, नीचे वाली क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, H2CO3 या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यू बढ़ गई, जब तो pH कम हो गया। अब ये वैल्यू क्यों बढ़ गई, मतलब आप सांस छोड़ नहीं पा रहे हो, जब तो CO2 बढ़ गई बॉडी के अंदर, तो उसमें यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन टू रेस्पिरेशन, यानी कि निमोनिया हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, अस्थमा हो गया, कि यार कहीं ना कहीं आप ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। आपके क्या हुआ, आपने कुछ दवाई खाई, कुछ सेडेटिव मॉर्फिन वगैरह खाई, जिसने रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं ब्रेन के अंदर, उसको डिप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, या फिर आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं या फिर वो ख़राब हो गई, वो पैरालिसिस हो गई, है ना। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के, ठीक है, कि आप ढंग से सांस छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है। अब कंपनसेटरी सही कैसे करें इसको, बॉडी सही कैसे करती, चलो अब वापस से आओ, ये लिखो फॉर्मूला H2CO3। अभी तक हुआ क्या आपका, ये कम हुआ किसकी वजह से, इसके बढ़ने की वजह से, ठीक है। सही कैसे करें भाई, इसको बढ़ा दो, इसका लेवल ही बढ़ा दो, ब्लड के अंदर इसका लेवल ही बढ़ा दो, तो रेशो बराबर आ जाएगा। तो क्या करो आप, HCO3 को रीअब्जॉर्ब कर लो रीनल में, HCO3 रीअब्जॉर्ब कर लो। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, पिछला वाला केस मेटाबॉलिक था, सही कहाँ हुआ था, रेस्पिरेटरी में, लंग्स के आसपास, है ना। और ये वाला आपका लंग्स के आसपास दिक्कत है, रेस्पिरेटरी दिक्कत है, और सही कहाँ हो रही है, मेटाबॉलिक, यानी कि कहीं ना कहीं किडनी के लेवल पे, मेटाबॉलिक्स के लेवल पे। समझ में आ रहा है क्या? तो कंपनसेशन उल्टा होता है, अगर दिक्कत रेस्पिरेशन वाला में है तो वहाँ कंपनसेट कर देंगे, वहाँ दिक्कत है यहाँ कंपनसेट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना क्या मैं ये बोल रहा हूँ, तो आपको हर चीज़ आसान लग रही होगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो भैया फिर तो मैं समझा यही रहा हूँ, और यही समझ में नहीं आ रहा तो कैसे लेक्चर लगे, फिर मुझसे पूछो डाउट में, लिखो कमेंट में नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। अब आते हैं मेटाबॉलिक एल्कोलॉसिस, यानी कि pH बढ़ेगा, क्या बताया मैंने, कैसे लिखते हैं, HCO3 नेगेटिव और H2CO3। तो मेटाबॉलिक है तो ऊपर वाला देखेंगे, इसे बढ़ाना है तो इसे बढ़ाना पड़ेगा, हाँ बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये बढ़ जाएगा। अभी बढ़ेगा कब, जब आपने सीवियर वोमिटिंग करी, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग करी। ऐसा क्यों, क्योंकि वोमिटिंग करेंगे तो उसमें H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं एसिड बाहर निकल रहा है, तो जो बेस बचा है बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, HCO3 नेगेटिव बढ़ जाएगा। एक एल्कलाइन टाइड होती है, क्या नाम है ना, पोस्ट पेरेंटल टाइड बोलते हैं उसको, तो वो उस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सीवियर वोमिटिंग के टाइम पे H पॉजिटिव बॉडी से बाहर निकले, ठीक है, तो आपका ये HCO3 नेगेटिव न्यूट्रल नहीं कर पाए तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर किसी ने बहुत सारा एंटी एसिड खा लिया, बहुत सारा क्रोनिक, बहुत लंबे समय तक एंटी एसिड खा लिया,
है ना, या फिर किसी को हाइपोकैलीमिया, क्योंकि पंप वगैरह जरूरी होते हैं इसके ट्रांसपोर्ट के लिए। तो आपको ये 3 कंडीशन है, पोटेशियम का लेवल कम हो गया है, किसी ने एंटासिड या वोमिटिंग, और भी बहुत रीज़न होते हैं, बट ठीक है। तो आपकी वजह से मतलब इस वजह से मेटाबॉलिक एल्कोलासिस हो सकता है। अब इसे कंपनसेशन कैसे करें, चलो वापस से आओ। दिक्कत क्या थी, पीएच बढ़ गया था, एल्कोलासिस किसकी वजह से, मेटाबॉलिक यानी कि इसकी वजह से, ये बढ़ने की वजह से। तो मैं नीचे वाला भी बढ़ा दूँ इसको भी। अब इसको बढ़ाऊँ कैसे, अपनी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ाऊँ कैसे, इसका मतलब CO2, सांस कम लो। देखो अगर आप सांस धीरे धीरे लोगे तो बॉडी में CO2 लेवल बढ़ जाएगा, हाइपो वेंटिलेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, अगर आप हाइपो वेंटिलेशन करते हो तो CO2 निकलेगी नहीं बॉडी से जल्दी जल्दी, तो CO2 लेवल बढ़ जाएगा, H2 बढ़ जाएगा, रेशो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, मैंने पेज अरेंज नहीं करे। ठीक है, पेज अरेंज नहीं करे, छोड़ो इसको, आगे चल के फिर देखेंगे। अब ये पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस। इसमें क्या होगा, एल्कोलासिस में पीएच बढ़ेगा। रेस्पिरेटरी यानी नीचे वाले फ़र्क पड़ेगा, नीचे में। अब बताओ पीएच बढ़ रहा है तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए, हाँ ये कम हो जाती है ना। कम क्यों हो रही है, हाइपोक्सिया कंडीशन में हाई एल्टीट्यूड चले गए, हिस्टेरिया में कोई, है ना, कोई थोड़ा एंजाइटी टाइप हो गया, हाइपर वेंटिलेशन कर रहे हो, मेनिंजाइटिस कर रहे हो, इस वजह से आप ढंग से सांस नहीं ले रहे हो, उस तरीके से मतलब घबराहट रहे हो, प्लस कहीं ना कहीं आपका ये सब कंडीशन है जिस वजह से क्या हो रहा है, आपका H2CO3 का लेवल यानी CO2 लेवल कम हो रहा है बॉडी में। ठीक है, अब सही कैसे करें इसको, अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी ये भी कम करना पड़ेगा रेशो बराबर करने के लिए। अब इसे कम कैसे करें, एक्सक्रीशन बढ़ा दो, बॉडी में HCO3 नेगेटिव को कम कैसे करें, एक्सक्रीशन बढ़ा दो किडनी से, तो इसको कंपनसेशन हो गया। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कंपनसेशन हमेशा नहीं होगा, कंपनसेशन होने की रेंज बताई थी मैंने आपको, ये देखो 16:1 से और 25:1, केवल इतनी। पीएच की रेंज, पीएच की फॉर्म में देखो 6.8 से लेकर 8 इसमें कंपनसेशन हो सकता है, वापस से चीज़ नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा रेशो ख़राब हो गया तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ मुझे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बाद पढ़ानी चाहिए थी, बट चलो कोई बात नहीं, बट मैंने पेज अरेंज नहीं करा इस वजह से। एक आता है कॉन्सेप्ट एनायन गैप का, एक कॉन्सेप्ट आता है एनायन गैप का, बहुत आसान सा है, सुन लो मेरी बात बस ध्यान से। एनायन गैप क्या है आपका, अगर मैं बोलूँ, आप कुछ मेजर्ड कैटायन देखते हो, है ना, आपकी बॉडी में कुछ कैटायंस होते हैं, कुछ एनायन होते हैं। हमारी बॉडी में जो ESF होता है, जो हमारा फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर, वो तो न्यूट्रल होता है ना, ये तो पता है, कोई करंट तो होता नहीं है, न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल है, आयंस बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के सब बॉडी में। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो मेरे पास जितने मेजर कैटायन थे, यानी कि 95% मैंने मेजर कैटायन लिए, है ना, जिन्हें मेजर कर सकता हूँ, और क्या लिए मैंने 85% के आसपास क्या लिए मैंने, मेजर्ड एनायन। जब मैंने रेशो निकाला इनका, तो रेशो 0 आना चाहिए था ना। चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ, मैंने बॉडी में जितने भी मतलब मैंने कैटायन लिए जिसे मेजर कर सकता हूँ, वो मैंने इस तरफ लिख दिए, और एनायन इस तरफ लिख दिए, कैटायन इस तरफ लिख दिए पॉजिटिव वाले, एनायन इस तरफ लिख दिए। और मुझे पता है बॉडी में क्या होता है, बॉडी में न्यूट्रल होता है पीएच, मतलब जो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, चार्ज कोई होता नहीं है बॉडी में, फ्लूइड में। ठीक है, तो जब मैंने इनकी वैल्यू रखी यहाँ पे इनकी वैल्यू रखी, तो कुछ डिफरेंस आया, इसका मतलब कि कुछ और रह गया है। ठीक है, तो मैंने देखा कैटायन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मेज़र नहीं कर सकता हूँ, पॉजिटिव चार्ज है लेकिन मेज़र नहीं कर सकता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी है, ये कितने चार्ज हैं आपके, मैं बोल सकता हूँ ये मेजर्ड कितना करा गया है मैंने कैटायन, 95%, बचे हुए 5% कैटायन में मेज़र नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और एनायन कितने हैं, ये 85 मेज़र, यानी 15% कैटायंस, सॉरी एनायंस मैंने मेज़र ही नहीं कर पाया, लाइक प्रोटीन, सल्फेट, फॉस्फेट, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मैं लेकिन इनको मेज़र नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसी वजह से एनायन गैप बन रहा है। तो एनायन गैप क्या है, आपके अनमेजर्ड एनायन है, यानी कि 16 मिली मोल बोल दो पर लीटर, आपके क्या निकल के आए, आपके ये एनायन गैप है, यानी कि ये आपके क्या है, कैटायंस और एनायन के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, मेजर्ड वालों का। ओके, ये क्यों आ पा रहा है, बिकॉज हमारी बॉडी में कुछ एनायन ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते, इस वजह से ये आपको न्यूट्रल नहीं दिख रहा है, दिखने में लग रहा है ना कि 16 आ रहा है यानी न्यूट्रल नहीं है, बट होता है न्यूट्रल, बिकॉज कोई ऐसी चीज़ भी जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा मुश्किल तरीके से मैंने बता दिया लगता है। ठीक है, चलो बताना अगर आए तो बताना, वरना कोई बात नहीं, अलग से टॉपिक भी बनाते हैं, इसको जो है पढ़ाते भी अलग तरीके से ही है। ठीक है, चलो, है ना,
चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, एक कंडीशन होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, उसमें आपका एनएन गैप बढ़ता है या कम नॉर्मल रहता है। अब ये क्या लिखा है मुझे मतलब नहीं है, चलो यहाँ पर आओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि मैंने क्या बोला, मेटाबॉलिक, एक सेकेंड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस, ठीक है। इसमें होता क्या है आपका HCO3 नेगेटिव की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू कम हो जाती है। अभी पढ़ाया मैंने कुछ देर पहले, 10 मिनट पहले पढ़ाया होगा, कम हो जाती है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ये कम हो गया तो एनायन गैप पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप बोलोगे अच्छा ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू कम हो गई, तो ये एनायन गैप बढ़ जाएगा ना। मान लो ये 27 से लेके क्या हो गई, मान लो 27 थी अभी, अभी मान लो कितनी हो गई आपकी, 20 हो गई, 20 हो गई, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, 146 माइनस 123, 6 में से 3 यहाँ पे गया 2, है ना, 23 आ गया, 23 मतलब एनायन गैप बढ़ गया। क्यों, क्योंकि HCO3 नेगेटिव कम हो गया। लेकिन बॉडी के पास एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि कई बार बॉडी क्या करती है कि आपका HCO3 नेगेटिव कम होता है तो क्लोरीन बढ़ा देती है या फिर अनमेजर एनायन बढ़ा देती है। मतलब मैंने क्या बोला कि लिखा क्या है, मेटाबॉलिक, यहाँ पे लिखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता क्या है, आपका HCO3 नेगेटिव कम हो जाता है, ठीक है। टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, तो क्लोरीन का लेवल बढ़ाता है बॉडी या फिर अनमेजर एनायन का। अगर ये करने में वो सक्सेसफुल हो गया, पास हो गया, तो एनायन गैप में कोई फ़र्क नहीं आता है, नॉर्मल रहता है। सपोज करो आपका HCO3 नेगेटिव कम हुआ लेकिन क्लोरीन बढ़ गया, तो कोई फ़र्क पड़ेगा एनायन गैप पे, आप बोलोगे नहीं पड़ेगा, है ना, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो और लेकिन फेल हो गया, अगर ये क्लोरीन नहीं बढ़ पा रहा, कोई भी एनायन नहीं बढ़ पा रहा, तो आपका एनायन गैप बढ़ जाएगा। 16 के आसपास जो रेंज होती है 8 से 18 में, ये आपका 30 आने लगेगा, 23 आने लगेगा, है ना, तो लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कौन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लाइक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, लाइक लैक्टिक एसिडोसिस, किडनी खराब हो गई, तो उसमें आपका एनायन गैप बढ़ता है। देखो दोनों ही क्या है, दोनों ही आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हैं, दोनों में ही HCO3 नेगेटिव का लेवल कम हो रहा है। बट फ़र्क इतना है कि नॉर्मल वाले में क्या होता है, ये कम हुआ तो क्लोरीन बढ़ गया या फिर कोई एनायन बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे ये कम हुआ है लेकिन कुछ और दूसरा एनायन नहीं बढ़ा, जिस वजह से एनायन गैप बढ़ गया। एनायन कम हो गया ना तो एनायन गैप बढ़ गया, ठीक है। तो ये बताया, और यहाँ पे आपका रीनल ट्यूब में दिक्कत कोई, और आपका डायरिया में, है ना, इस टाइप से कोई दिक्कत हो जाती है। तो ये सिंपल सी बात थी। अगर आपको एनायन गैप समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं इसके अलग से वीडियो बनाने की पहले सोच रहा था, बट मैंने सोचा चलो इसमें ही इनकॉर्पोरेट इसको कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम वैल्यूज़ की बात करेंगे, है ना। मैंने आपको भी इसके ऊपर इतना कुछ फोकस नहीं कराया, बिकॉज मेरा मानना ये था पहले आप इस चीज़ से फैमिलियर हो जाओ, मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वगैरह से। एक बार आप इससे फैमिलियर हो गए तो मैं वैल्यूज़ बता दूंगा, एक टेस्ट होता है वो भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, बट आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा वो सब, तो ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह कराऊंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे थ्योरेटिकली आपको इतना तो आना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज़ पे जाएंगे, ठीक है। लेक्चर आराम से देखना यार, चीज़ें मुश्किल है मानता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल, मतलब क्या दिमाग लेके बैठना है और कुछ नहीं, दिमाग लेके बैठोगे समझ में आ जाएगा हल्का हल्का। नहीं आया तो पूछो, सिंपल, पहली बार पढ़ रहे हो ना यार, ऐसा तो नहीं बहुत पहले MBBS कर रखी है, कुछ बहुत पहले आपने ये पढ़ रखी है, नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो क्या पता ऐसा होता है कि पहली बार में नहीं आया तो पूछ लो, है ना, दोबारा वीडियो देख लो, नोट्स पढ़ लो, किताब पढ़ो, फिर पूछो, जिस साइकिल होती है पूरा करो और आ जाता है, ठीक है, मेहनत करो, ठीक है। चलो तो यही था सब कुछ, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, बाय।